हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल हमारा टॉपिक था सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, जो कि मून है, चंद्रमा के बारे में और उसके ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, इन दोनों के बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे यानी कि चांद पे। और आपको बता दूं कि एनसीएल में कुछ नई वैकेंसीज की अपडेट आई है, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी बनवा लें, वेट ना करें। तो चलिए हम पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मून। मून के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, चांद के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सिर्फ आप ये सोचिए कि चांद जो है हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है, क्यों लगाता है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। जो हमारे धरती का गुरुत्वाकर्षण का बल है, जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, चांद को अपनी तरफ बांध के रखता है, चांद को उसके रास्ते पे बनाए रखता है। अगर हमारे धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो चांद कहीं और चला जाएगा, दूसरे ग्रह पे चला जाएगा। और चांद से जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको याद रखिएगा। जो चांद है वो अपने अक्ष पे कितने दिनों में चक्कर लगाता है, यानी कि अपने एक्सिस पे कितने दिनों में चक्कर लगाता है, अपना ही एक चक्कर कितने दिनों में घूम सकता है। तो वो याद रखिएगा 27.3 डेज में घूम सकता है, यानी कि 27 दिन, 7 आवर यानी कि 7 घंटे और 43 मिनट। इतने देर में चांद को अपना एक चक्कर लगाने में लगता है। और इतने देर में ही, याद रखिएगा, इतने दिनों में ही वो धरती का भी पूरा चक्कर लगा के यहीं वापस आ जाता है। अगर यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया तो 27.3 डेज में वो फिर से चक्कर लगा के धरती का वो अपनी जगह पे आ जाएगा वहीं पे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि उसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम सेम है। उसका अपने अक्ष पे घूमना और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना दोनों एक ही समय लगता है, 27.3 डेज। और आपको याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो चांद का कितना है, हमारे धरती के मुकाबले 1/6 है। इसका मतलब यह है कि अगर आप धरती पे 6 किलो के हैं, पृथ्वी पे आप 6 किलो के हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे आपका वेट जो है 6 किलोग्राम है, तो आप चांद पे जाएंगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा, चांद पे जाएंगे तो आपका वजन 1 किलोग्राम का हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो कि हमारे जो मून है उसका सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो उस पहाड़ का नाम है लिब्यूल्टी, LIEBUILTY। हिंदी में लिख देता हूं, लिब्यूल्टी। तो याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको चांद से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ ये बन सकता है कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है धरती के मुकाबले, तो आपको याद रखना है 1/6। और हाँ, वहां पे सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम क्या है, तो लिब्यूल्टी माउंटेन उसका नाम है। उसका हाइट कितना है, तो 10,660 मीटर। हाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है वो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मून के फेसेस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए मून के फेजेस क्या होते हैं। तो आप ये सोचिए कि सूरज की रोशनी इधर से आ रही है, सूरज की रोशनी इधर से हमारे धरती की तरफ आ रही है, ये जो डायरेक्शन है। हमारा पृथ्वी जो है वो यहाँ है, चांद जो है गोल तरीके से हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। तो आप ये देखिए कि जब चांद जो है वो हमारे धरती और सूरज के बीच में जब आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून डे, यानी कि उस दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरी रात होगी उस दिन। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, वो सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर सीधी रेखा हुई और धरती और सूरज के बीच में चांद आ गया तो वो हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ जब है चांद, इसको हटा देता हूँ, यहाँ जब है चांद तो जो रोशनी है सूरज की वो इस पोर्शन पे पड़ रही है। तो हम धरती पे अगर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो हमें चांद के पीछे का नहीं दिखाई देगा। और जब चांद यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो आप ये देखिए कि जब चांद यहाँ पहुंचेगा तो रोशनी यहाँ पे पड़ेगी इस पोर्शन पे, तो चांद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जब चांद यहाँ पहुंचेगा तो रोशनी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, तो चांद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आप धरती से खड़े होकर चांद को देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा, यहाँ होगा तो इस तरीके का दिखेगा। जब यहाँ आएगा तो रोशनी इस पोर्शन पे पड़ेगी तो चांद आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जब एक बिल्कुल पीछे आएगा तो यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो चांद आपको कैसा दिखेगा, चांद आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके का पूरा फुल मून डे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे अगर आ गया पृथ्वी जो है चांद और सूरज के बीच में तो ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा।
स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब चांद यहाँ पहुंचेगा तो रोशनी कहाँ पड़ेगी, इस पोर्शन पे पड़ेगी। तो हम जब देखेंगे चांद को तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो रोशनी यहाँ पड़ेगी तो चांद हमें इस तरीके का दिखाई देगा। जब मून यहाँ पहुंचेगा तो रोशनी यहाँ पड़ेगी इस पोर्शन पे तो हमें मून ऐसा दिखाई देगा। जब मून यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको बोलते हैं अमावस्या। अगर आप हिंदी में बात करें तो अमावस्या को हम अच्छा दिन नहीं मानते और इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फुल मून डे और न्यू मून डे से। तो फुल मून डे ये होता है और न्यू मून डे यानी कि बिल्कुल नहीं अंधेरी रात का दिन ये होता है। आपने सारे फेसेस समझ लिए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है छोटा सा जो कल रह गया था वो था एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु। ये तीनों होते क्या हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो ग्रह की तरह ही होते हैं, पर आपने ग्रहों को देखा होगा ना, गोल गोल होते हैं सारे ग्रह। पर एस्ट्रॉइड ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स का कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, कोई अपीयरेंस नहीं होता है। और आप एक चीज याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये मंगल है यानी कि मार्स है और ये जुपिटर है यानी कि बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे, और ये दोनों के बीच ही घूमते रहते हैं। और आज तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, आज तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो हमें पता है, जो हमने खोजा है, उसका नाम है सीरीज, CERES, हिंदी में बोलते हैं सीरीज। ये आज तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जो हमारे जानकारी में है, जो हमारे नॉलेज में है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो हमारा क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है, वो किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। अब उल्कापिंड क्या होता है? मेटेरॉइड्स कुछ भी नहीं होते हैं। जो दो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकरा जाएं, ये और ये आपस में टकरा जाएं, जो छोटे छोटे टुकड़ों को पैदा करेंगे, तो उसी को बोलते हैं मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स कभी कभी क्या होता है, यहाँ टकराने के बाद यहाँ आपस में टकराते हैं, फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं और धरती पे, मंगल पे, दूसरे ग्रहों पे जाके गिरते हैं। आपको पता ही होगा, जब मेटेरॉइड्स धरती पे गिरते हैं, यानी कि उल्कापिंड जब धरती पे गिरता है, तो धरती पे जब गिरने से पहले ही वो जल के राख हो जाता है, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो गेहूं के दाने के बराबर हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर लंबा हो सकता है। इससे ज्यादा आपका मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड इससे बड़े साइज का नहीं हो सकता। इससे बड़े साइज का एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड अगर हमारे धरती पे गिरेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा, बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। और अगर हम धूमकेतु यानी कॉमेट्स की बात करें तो कॉमेट्स क्या होते हैं, आप ये समझिए कि ये जैसे हमारा सूरज है और यहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर आपस में मिलके एक छोटे ग्रह जैसा शेप बना लेते हैं। बहुत छोटा साइज होता है इनका भी। ये बने किस चीज के होते हैं, जो कि बहुत दूर से आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल बहुत दूर से आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बर्फ जमा हुआ होता है, पूरे आइस के होते हैं। जब ये हमारे सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो उनका बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि बर्फ खौलने लगता है। तो ये सूरज से दूसरी दिशा में भागने लगते हैं, तो इस दिशा में भागने लगते हैं। तो जब दूसरी दिशा में भागते हैं तो आपने देखा होगा कभी धूमकेतु जो होते हैं उसके पीछे कुछ इस तरीके की पूंछ बनी होती है। आपने टीवी न्यूज में कभी देखा होगा, नासा की कोई पिक्चर्स आती है तो इस तरीके के पीछे रोशनी निकलता हुआ एक शेप बना होता है और वो बहुत स्पीड में चलता है। ये होता कुछ नहीं है, जब बर्फ पिघलने लगता है और वो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो जो उसके भाप निकलते हैं पीछे की तरफ, ये उसकी ही रोशनी होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉमेट है, यानी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट धूमकेतु है जिसके बारे में हमें याद रखना है, HALLEYS, हैलिस कॉमेट। इसका नाम है हैलिस कॉमेट, हैलिस धूमकेतु। वो आपको याद रखना है कि 75 साल में एक बार हमारे सूरज के पास से गुजरता है ये, और वो 75 साल में एक बार हमारे सूरज के पास से गुजरता है। और पिछली बार हमने लास्ट उसको देखा था 1986 में, और अगली बार हमें उम्मीद है कि वो 2061 में फिर से आएगा, फिर से वो हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, और सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो लूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब हमारी धरती, जब हमारी पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, एक सीधी रेखा में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण।
आप याद रखिएगा लूनर इक्लिप्स क्या होता है। जब अर्थ, सन और मून दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन में आता है तो उसे हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। और जो ये एरिया है, जो धरती का छाया है, जो छाया पड़ता है, सूरज की रोशनी धरती को जब पार करती है तो उसकी जो छाया बनती है उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। और जो पृथ्वी के दोनों साइड से निकल जाती है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। आपके सिलेबस का नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज रखिएगा। सिर्फ आपसे क्वेश्चन इतना ही बन सकता है कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो जब भी आपसे लूनर इक्लिप्स के बारे में पूछा जाए, यानी चंद्र ग्रहण के बारे में पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा चंद्र ग्रहण में चांद जो है बीच में नहीं होता है, धरती बीच में होती है, यानी कि सूरज और चांद के बीच में धरती आती है। और सूर्य ग्रहण के बारे में आपसे पूछा जाए तो सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण में चांद जो है हमारा जो चंद्रमा है वह हमारे सूरज और हमारे पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और जो चांद का जो छाया पड़ता है धरती पे, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब चंद्र ग्रहण लगता है तो अंधेरा जैसा हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिखने लगता है, गोल हम रिंग देख पाते हैं। तो उस अंधेरे को बोलते हैं अम्ब्रा, और जो साइड से निकल जाती है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा, आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे पृथ्वी पे यानी कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे लोकेशंस पे ये देखने को मिलता है कि वहां पूरा अंधेरा जैसा मौसम हो गया। तो वो कुछ नहीं होता है, वो चांद का ही छाया, जो सूरज की रोशनी इधर से आती है चांद उसको रोक लेता है तो हमारे पृथ्वी पे उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती, उसी को हम बोलते हैं अम्ब्रा, जो अंधेरे वाला लोकेशन होता है। और जो लोकेशन अंधेरे में नहीं आती है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ यही आ सकता है कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो सूर्य ग्रहण में सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। चलते हम अपने अगले टॉपिक पे, वो है हमारा चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में कंटिन्यू इसके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो चंद्रयान 1 के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 हिंदी में भी लिख देता हूं, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 तो इसको कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2008, याद रखिएगा। और कहां से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पड़ता है? ये पड़ता है श्रीहरिकोटा। ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को किसने पास किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था 2003 में। 5 साल लगा था इसे बनाने में और 2008 में हमने इसे लॉन्च किया था। अगला आता है चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 कब भेजा था हमने, कब लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को? तो चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, पिछले साल, जब मोदी जी लाइव देखने गए थे श्रीहरिकोटा। जब मिशन का लैंडर लैंड नहीं कर पाया था सही तरीके से, तो आपने देखा होगा न्यूज में बहुत सारा आया था कि के सिवन जो वहां के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो रोने लगे थे जब मोदी जी ने उनको गले लगाया था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? तो उसी स्पेस स्टेशन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। कहां है? वह है श्रीहरिकोटा। अभी तो हमने देखा आंध्र प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में नहीं आएगा। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 14 नवंबर 2008 को। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। कहां से लॉन्च किया गया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों जो मिशन है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको किसने अप्रूव किया था? इसको मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी चलते हैं कुछ और स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कंटिन्यू। अभी आने वाले एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो किस रॉकेट से किया गया था, क्योंकि वो भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था।
तो उसमें हमें पता है कि PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि PSLV का मतलब क्या होता है। ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम बाकी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि PSLV और GSLV ये जो इंजन है ये होते क्या हैं, ये किस काम आते हैं। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों में इसी इंजन का इस्तेमाल किया गया था, इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था भेजने के लिए। अब हम अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। चांद पे जाने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। चांद पे जाने वाले सबसे पहले कौन थे? उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये थे जो चांद पे सबसे पहले गए थे। कब? 1969 में। ये 1969 में चांद की सतह पे उतरे थे। और किस मिशन के तहत उतरे थे? किस मिशन के थ्रू गए थे? उसका नाम था अपोलो 11। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, 15, 16 ये सब किस कंट्री के मिशंस हैं? तो आप इसको याद रखिएगा, ये सारे हैं जो है नासा के यानी कि अमेरिका के मिशंस हैं। ये अमेरिका के मिशन पे गए थे वहां पे, और अमेरिका के मिशन पे ही इन्होंने चांद पे लैंडिंग की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले यानी कि फर्स्ट पर्सन टू विजिट स्पेस, सबसे पहले स्पेस में कौन गया था? फर्स्ट पर्सन टू विजिट स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन थे? उनका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, गागरिन, यूरी गागरिन उनका नाम था। कब गए थे? 1961 में गए थे। ज्यादा कुछ नहीं, 108 मिनट के लिए गए थे स्पेस में। 48 चक्कर लगाया उन्होंने पृथ्वी का, यानी कि अपने जिस रॉकेट से गए थे उससे धरती के, उसके अर्थ का 48 टाइम्स रोटेशन किया और फिर धरती पे वापस आ गए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट फीमेल टू विजिट स्पेस, सबसे पहली महिला स्पेस में जाने वाली कौन सी हैं? तो उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा। उनका नाम था वैलेंटीना, LENTINA, और टेरेस्कोवा, TERESHKOVA। वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये वो महिला थी जो सबसे पहले स्पेस में गई थी। महिला सबसे पहले स्पेस में गई थी। और कब गई थी? 1963 में। दोनों लोग जो गए थे, यूरी गागरिन को सबसे पहले भेजा गया था, और सबसे पहली महिला जो वैलेंटीना को भेजा गया था, इनको पहले भेजा गया था, कुछ साल बाद इनको भेजा गया था। आपको पता है कि उस रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। तो दोनों देश लगे हुए थे कि सबसे पहले अपना स्पेस में परचम लहराने के लिए, सबसे स्पेस तक पहुंचने के लिए। तो उसी के तहत ये मिशंस, दोनों मिशंस किए गए थे। तो दोनों नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूरी गागरिन वो पहले इंसान थे जो स्पेस में गए थे। वैलेंटीना वो पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले आदमी है जो चंद्रमा पे गए हैं। अब तक चंद्रमा पे किसी भी महिला को नहीं भेजा गया है, तो महिला से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और कुछ हम अब इंडिया के बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल, पूरी दुनिया का मिला दें, सबसे पहले हो गए। अब हम अपने भारत के बारे में भी जान लेते हैं। तो हम अपने इंडिया की बात करें, यानी कि भारत की बात करें, तो सबसे पहले पुरुष जो थे, सबसे पहले आदमी जो थे, जो सबसे पहले हमारे इंडिया से स्पेस में गए, उनका क्या नाम था? उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। और आप एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो दोनों मिशन थे ये सोवियत संघ के थे। ये जो दोनों मिशन थे वो किसके थे? सोवियत यूनियन के थे, यानी कि सोवियत संघ के थे, जिसको अभी हम बोलते हैं रसिया। तो याद रखिएगा, यूरी गागरिन रसिया के थे और वैलेंटीना भी रसिया की थी। दोनों जो सबसे पहले स्पेस में गए थे, दोनों रूस के थे। अब हम भारत की बात करते हैं।
तो इंडिया से सबसे पहले स्पेस में जाने वाले कौन थे? वो राकेश शर्मा थे। ये भी, इनको भी सोवियत संघ ने ही भेजा था, इनको भी रूस ने ही भेजा था। ये 1984 में गए थे स्पेस में। और हमारे इंडिया के अगर सबसे पहली महिला की बात किया जाए कि सबसे पहली फीमेल कौन थी स्पेस में जाने वाली, तो वो शायद सबको पता होगा, सारे बच्चे बच्चे को पता होगा। उनका नाम था कल्पना चावला। इनका नाम था राकेश शर्मा और ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला ये महिला थी सबसे पहले जो स्पेस में गई थी। कब गई थी? 1997 में गई थी। जैसा कि आपको पता है कि इनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी 2003 में, जब ये स्पेस से लौट रही थी। ये महिला है, भारतीय महिला, जो स्पेस 2 बार जा चुकी हैं। एक 1997 में गई थी, एक 2003 में गई थी। 2003 में जब गई थी, वापस लौटते समय जब उनका स्पेसक्राफ्ट धरती की सतह में घुसा तो ब्लास्ट हो गया, उसमें आग लग गया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। तो ये आपको याद रखिएगा। इनको किसने भेजा था? ये अमेरिका के मिशन पे गई थी। अमेरिका यानी नासा के मिशन में गई थी। और राकेश शर्मा को किस मिशन के अंडर में भेजा गया था? इनको रूस के मिशन भेजा गया था, रसिया के मिशन में। आपको पता है पहले रसिया नहीं था, पहले था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं हम सोवियत संघ। सोवियत संघ में बहुत सारे देश थे, जो बाद में कुछ देश अलग हो गए। जो बाद में बचा उसका नाम था रूस, रसिया जिसे हम बोलते हैं रूस। इससे आपका सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल और स्पेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा खत्म होता है। अभी हम सैटेलाइट्स हमारे बचे हैं, हम सैटेलाइट्स के बारे में अपनी कुछ अगली वीडियोस में हम सैटेलाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। और आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है। तो देखिए, आप कहीं से भी पढ़ाई करिए, या मेरे वीडियो से पढ़ाई कीजिए, या यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, किसी के वीडियो से पढ़ाई कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम मटेरियल रखिए पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स मत बनाइए। एक दिन में 50 वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कम से कम स्टडी मटेरियल्स को कंपाइल कीजिए। एक स्टडी मटेरियल्स को बार बार रिवाइज करिए। देखिए, जो 7 से 8 बार रिवाइज कर लेगा अपने स्टडी मटेरियल्स को, उसी का सिलेक्शन होना है। 5000 क्वेश्चन बना ले या 5 लाख क्वेश्चन बना ले, उसका सिलेक्शन नहीं होने का। 5000 क्वेश्चन बनाइए आप टोटल, लेकिन उस 5000 क्वेश्चन को एटलीस्ट 7 से 8 बार तो कर ही लीजिए, तभी जाके आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि बहुत कंपटीशन है इस बार और बहुत सारे सीरियस बच्चे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी आपका स्कोर शायद 70 आ रहा है टेस्ट में, 80 आ रहा है टेस्ट में, तो बहुत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। 70 80 आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों का टेस्ट में आया हुआ है। तो इसीलिए कंपटीशन इतना आसान नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो आप स्टडी मटेरियल्स रखे हैं, जो आप स्टडी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स उसका रिवीजन होना चाहिए। सिर्फ दिन भर नए नए कंटेंट्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। आप दिन भर नए नए कंटेंट्स को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम मटेरियल हो, कम से कम चीजें हो, और उसको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। टाइम आपके पास बचेगा तो आप कंटेंट अपना बढ़ाते जाइएगा। आपके पास वैसे भी कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो इतना ही पहले जो हमें पता है, जो हमारी मटेरियल्स है, उतना ही रिवाइज हो जाए तो उतना ही बहुत बड़ी बात है। और मैंने जैसा कि बोला था, कुछ वैकेंसीज के बारे में आपको बता रहा हूं। अभी आपको मैं बता दूं कि एनसीएल ने, जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, कोयला मंत्रालय ने, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड ने, दोनों मिलकर एनसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लानिंग किया है, जिसमें मशीन प्लस मैन पावर, यानी कि मशीन की तो जरूरत है ही, प्लस मैन पावर, श्रम बल की जरूरत है, इन दोनों को बढ़ाने का फैसला किया है। आज उन्होंने नए मशीन्स ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे कि नए नए डंपर्स को ऑर्डर कर दिया गया है, नए नए शॉवल्स को ऑर्डर कर दिया गया है। और जो मैन पावर है, तो उनकी प्लानिंग है कि उसको ड्राइव करने के लिए HEMM की नई पोस्ट लाने के लिए, क्योंकि अभी जो 307 पोस्ट आई है वो पहले से जो ऑलरेडी खाली पड़े पोस्ट है उसको भरने के लिए है। और इनके पास अभी आपको बता दूं तो 3000 पोस्ट जो है HEMM का भी रिक्वायरमेंट है टोटल, अगर सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो। इसीलिए जिन बच्चों के पास HMV लाइसेंस नहीं है, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है, वो प्लीज जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए, उसको बनवा लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर जो पेपर होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म आए तो आपको किसी चीज की हड़बड़ी ना हो। HMV का लाइसेंस बनवा लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है अगले फॉर्म के लिए, और पढ़ाई करना स्टार्ट रखिए। आपका अगर नंबर कम आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, हम अगली बार ले लेंगे। और 100% आपको बता दूं 100% फॉर्म आएगा अगले बार का भी, क्योंकि एनसीएल में वैकेंसीज बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स की खाली हो चुकी हैं। अगर एनसीएल उसको
फिलअप नहीं करेगा तो एनसीएल का प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाएगा। इसीलिए 100% वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके लिए तैयारी आप अभी से रखिए, अपनी तैयारी 100% रखिए। बाकी हम तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा ही रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच भाई हमारा वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उन तक वीडियो ये पहुंच जाए। बाकी हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए, इसमें आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉप ग्रेड्स फ्री लर्निंग, इसके बारे में आपको पता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ वीडियो में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वीडियो में कुछ नए चेंजेस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में मेरे को बताइए, मैं बिल्कुल उसमें चेंज करूँगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।